हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केम अचीवर्स केमिस्ट्री क्लासेस। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की, जो कि अपना चैप्टर नंबर 4 होता है ना। इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सॉल्यूशन चैप्टर, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड देन केमिकल काइनेटिक्स जो हमने देखा था है ना लास्ट क्लास में। तो वो तीनों वीडियो आपको जाके एक बार चेक कर लेनी है, देख लेनी है। उन चैप्टर से किस टाइप के एमसीक्यू आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली अपने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में कि इससे किस टाइप के आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, है ना। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप उन क्वेश्चन के लिए हम, है ना, हैंडल करेंगे एग्जाम में, कैसे उनको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक संक्रमण तत्व दैट मीन्स डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है एक्स, उसकी उन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था दे रखी है प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है। ठीक है, देखो एक्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे रखा है इस तरीके से 3d5। लेकिन याद रखना कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसमें इस एलिमेंट की ऑक्सीकरण अवस्था है +3। इसका परमाणु क्रमांक आपसे पूछा गया है। तो हम इसको नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिख देंगे। सामान्य अवस्था में कैसे हो जाता है, जब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, 0। तो उस केस में आपका ये होना चाहिए था 3d6 और 4s2। क्योंकि देखो इसमें ऐसा रहा होगा 4s0, तो +3 में इसके 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए थे। जब हम इसको नॉर्मल लिखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे देंगे, तो 4s2 और 1 इलेक्ट्रॉन होगा डी का। तो 3d6 इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, देखो आर्गन का होता है 18 एंड प्लस में ये आपके हो गए 8, 6 + 2 तो टोटल आ गया आपका ये 26। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, जो कि आपका क्या है, आयरन होता है ना। ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा था, सिंपल था। सेकंड आपको दिया है कि कॉपर 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 है, जबकि कॉपर 1 का होता है 3d10। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो कॉपर जो होता है +2 में कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है कि आपका आता है 3d में 9, और जो कॉपर आपका +1 में होता है वो होता है 3d10। अब आपसे उन्होंने इस बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सा अधिक स्थायी है, कॉपर +2 अधिक स्थायी होता है कि कॉपर +2 कम स्थायी है, कि दोनों समान रूप से स्थायी है, कि कॉपर 1 तथा कॉपर 2 का स्थायित्व कॉपर लवणों की प्रकृति पर निर्भर करता है। राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कॉपर जो होता है कॉपर +2 जो होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। भले ही इसमें 3d9 है, लेकिन ये स्थायी क्यों होता है, क्योंकि जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, जब हम इसको सॉल्यूशन बनाते हैं कॉपर का, कॉपर कंटेनिंग सॉल्ट का, तो वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो आसानी से +2 बन जाता है। तो +2 वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे रखा है कि कुछ संक्रमण तत्वों की धात्विक त्रिज्याएं नीचे दी गई हैं। ठीक है, ये डाटा उन्होंने गिवन है, किया है। इनमें से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक होगा, यहाँ पे बात की है डेंसिटी की। देखो डेंसिटी क्या होता है, आपको पता हो, घनत्व बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे में आपका होता है आयतन। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो डाटा गिवन है इसके आधार पे आपको बताना है कि किस एलिमेंट की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो जनरली क्या होता है, आपने देखा कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कम होती जाती है। राइट। तो एटॉमिक रेडियस कम होती जाएगी एंड देन आप देखोगे मास जो होता है, मास, यहाँ पे देखो जो डाटा गिवन है ना, देखो आयरन का दिया है 126, फिर 125 भी कांस्टेंट हो गई, ये फिर से थोड़ी सी इंक्रीज हो गई कॉपर के केस में 128। तो इस तरीके से जो ऑर्डर यहाँ पे दिया है रेडियाई का, आयरन की दी है 126, कोबाल्ट की 125, निकल की 125, कॉपर की 128। इससे क्या होता है, देखो जितनी ज्यादा रेडियाई उतना ज्यादा वॉल्यूम, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उनका मास भी, एटॉमिक मास जो होता है वो ज्यादा होता है। तो कंपेयर किसके, कि जो एटॉमिक रेडियस यहाँ पर जो बड़ी है कॉपर की, लेकिन उसमें उसका जो मास होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, परमाणु द्रव्यमान, है ना। इस वजह से कॉपर की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होगी, क्योंकि मास ज्यादा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। मास अपन वॉल्यूम, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। राइट। तो इस तरीके से आप इसको नॉर्मल सा आंसर कर सकते थे। सिंपल है, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं एंड बात करते हैं इनके बारे में। देखो यह है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे बात की गई है कि
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों, यहाँ पे अयुग्मित होगा है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन लवण बनाते हैं। बिल्कुल सही। तो ठोस अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रंगीन होगा? So, आपको यहाँ पे बताना है कि जो दिए गए फोर ऑप्शंस में कंपाउंड के नेम है, इनमें से कौन सा कंपाउंड कलर्ड होगा, है ना। देखते हैं वन बाई वन। पहला लिखा है उन्होंने Ag2SO4। तो आपको एक चीज ये करनी है, सबसे पहले यहाँ पे जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। तो इसकी एक्स ले लोगे, सल्फेट पे -2 होता है, इक्वल 0। तो एक्स इक्वल आएगी +1। और Ag+1 में क्या होता है, फोल्डेड क्या होता है, 10, है ना। तो ये डी कंप्लीटली फिल्ड होगा, इसलिए ये तो कलरलेस हो जाएगा। CuF2 को देखो आप, CuF2 में कॉपर +2 में है, और कॉपर +2 में क्या होता है, 3D में 9 होता है। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। अब फिल करके देखोगे ऐसे, देखो फिल 9 करने हैं तो 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, कलर्ड। तो ये बिल्कुल कलर्ड होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कौन सा वाला रंगीन होगा। जिंक +2 है, देखो इसमें जिंक +2 में आप देखोगे तो होता है 3D10। 3D10 है मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कलरलेस। कॉपर यहाँ पे दिया है जो अगले लास्ट फोर्थ ऑप्शन में +1 में है, और कॉपर +1 में भी क्या होता है, 3D कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो वो भी क्या होगा, कलरलेस। तो इस तरीके से आप सिंपल आंसर कर सकते थे। आपको ये देखना था कि किस कंपाउंड में जो धातु यहाँ पे है उसमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसमें होगा वो कलर्ड होगा, जिसमें नहीं है वो कलर लेस हो जाएगा आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है कि सांद्र H2SO4 में KMnO4 की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर एक हरा तेलीय यौगिक प्राप्त होता है, जो अत्यधिक क्या होता है, विस्फोटक प्रकृति का होता है। तो इनमें से कौन से है ना यौगिक की पहचान हमें करनी है कि कौन सा यौगिक वो बनता है जो अत्यधिक क्या होता है, विस्फोटक प्रकृति का होता है ना, एक्सप्लोसिव होता है। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, वो होता है Mn2O7। देखो बेसिकली होता क्या है, अम्लीय माध्यम की बात की गई है यहाँ पे। तो KMnO4 जो होता है, आपको हमने बताया था कि इस तरीके से याद रखना, KMnO4 तीन मीडियम में रिएक्शन देता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो आपको इस तरीके से याद रखना था, वैन 153 ये क्या है 153, इसके एन फैक्टर्स होते हैं। बी का मतलब होता है बेसिक, ए का मतलब था एसिडिक, और एन का मतलब होता है न्यूट्रल, मतलब उदासीन, राइट। तो अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम, न्यूट्रल। तो यहाँ पे आप जब देखोगे, तो जब KMnO4 बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेगा, तो KMnO4 में Mn जो है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +7। वो +7 से +6 में चला जाएगा बेसिक मीडियम में, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके। एसिडिक में वो जाता है +2 में, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, और न्यूट्रल में वो चला जाएगा +4 में, राइट। तो इस तरीके से, लेकिन फिर वो क्या होता है, डाइमराइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात की गई है। तो यहाँ पे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा Mn2O7 वो बनाता है। बट एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एन फैक्टर का। बैन 153 से आप इसको याद रख सकते हो, राइट। एन फैक्टर, तुल्यांकी द्रव्यमान आपसे पूछे जा सकते हैं रिएक्शंस में, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, राइट। तो इसका आंसर था Mn2O7 बनता है, जो अत्यधिक क्या होता है, विस्फोटक नेचर का होता है। अगले क्वेश्चन पे चले, तो देखो ये रहे आपके सामने सिंपल से। यहाँ पे बात की गई है कि तत्वों की चुंबकीय प्रकृति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनुचुंबकीय होगा, नहीं होंगे तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। तो इन्होंने पूछा है उस संक्रमण तत्व के विन्यास की पहचान कीजिए जो उच्चतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। देखो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है √n+2, और इसकी इकाई होती है बोअर मैग्नेटॉन, राइट। आपको यहाँ पे बताना है कि गिवन ऑप्शन में से किसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा। तो याद रखना है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, वो उतना उसका उतना ज्यादा क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। तो पहले में लिखा है 3D7। 3D7 में चेक कर लेते हैं, डी के बनेंगे 5 कक्षक, ठीक। और इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने अनपेयर्ड यहाँ पे हैं, 3 अनपेयर्ड यहाँ पे रहेंगे। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने पास, अयुग्मित मतलब सिंगल, हाँ। 3D5 भर के देखो आप एक बार, 3D5 हम फिल करके देखेंगे तो इसमें तो आपके 5 ही रहेंगे अनपेयर्ड, है ना। 1 2 3 4 5, तो अनपेयर्ड कितने, टोटल 5 ही अनपेयर्ड हैं इसमें। 3D8 में आप फिल करके देखो, हम यहीं पे फिल करते हैं 3D8।
डी में कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। तो इसके पास कितने अनपेयर्ड रहे? 2। और 3D 2 में कितने हैं? 2 ही है अनपेयर्ड। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? 3D 5 में। तो 3D 5 का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? अधिक होगा। तो इसका आंसर आप मार्क करते हैं ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि आपने ऑलरेडी इसका आंसर कर दिया होगा, राइट। यहाँ पे बात की गई है फिर अगले क्वेश्चन में कि लेंथेनाइडों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी में होती है? सभी में होती है इन द सेंस कि वो अधिक स्थायी होती है। तो आपको पता होना चाहिए, +3 लेंथेनाइड जनरली दिखाते हैं, तो +3 वो आपका आंसर हो जाता है सेकंड, राइट। यहाँ पे देखते हैं। यहाँ बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रियाएं हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। पहचान कैसे करते हैं? जैसे पहला लिख देखते हैं हम। पहले में लिखा है कॉपर +1 और इसको बना दिया उन्होंने कॉपर +2 और प्लस में कॉपर। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं? ऑक्सीकरण संख्याएं आपको देख लेनी है। देखो, इस कॉपर की +1 है ना। और यहाँ पे वो +2 हो गई और 0। तो +1 से +2 इंक्रीज हो गई और +1 से 0 डिक्रीज हो गई। तो जब अपने पास कोई ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ भी जाती है प्रोडक्ट में और कम भी हो जाती है उसी एलिमेंट की, तब हम उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन या असमानुपातन अभिक्रिया, राइट। तो इसका आपको देखो, पहला तो बिल्कुल है। पहली रिएक्शन बिल्कुल डेफिनेटली आपकी असमानुपातन है, क्योंकि कॉपर +1 से +2 गया, इंक्रीज हो गई। कॉपर +1 से 0 में भी बदला है तो डिक्रीज भी हो गई। तो जब भी आपको किसी रिएक्शन में ऐसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें वो रिएक्शन में क्या हो, उसका इन द सेंस आप बोल सकते हो कि उसी का ऑक्सीकरण होता है और उसी का अपचयन होता है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि मतलब ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी मतलब अपचयन। तो जैसे पहले रिएक्शन में था, कॉपर का ऑक्सीकरण भी हुआ और कॉपर का अपचयन भी हुआ, तो पहली तो बिल्कुल थी। सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, तो इसमें MnO4 2- है वो। MnO4 2-। तो उन्होंने लिखा है, हम ओनली यहाँ पे H+। यहाँ पे हम ओनली क्या ले रहे हैं? इनकी स्टोइकियोमेट्री को नहीं लेते हैं हम, केवल ये देखने के लिए ले रहे हैं, तो हम केवल इसके कंपाउंड को ले लेते हैं, ठीक, MnO2। अब आपको यहाँ पे देखना है ऑक्सीकरण संख्या। इसमें आएगी +6 और यहाँ पे है वो +7। तो देखो, 6 से एक ज्यादा भी हो गई, इंक्रीज। और यहाँ पे हो गई +4, तो 6 से कम भी हो गई, है ना। Mn की ऑक्सीकरण संख्या एक ज्यादा भी हो गई और कम भी है, मतलब इसका अपचयन भी हुआ है और इसी का ऑक्सीकरण भी हुआ है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? असमानुपातन हो जाएगी, है ना। अगली में देखोगे, MnO4 मतलब +7 से +6 और +4 में गया है। अगली जो तीसरे वाला है यहाँ पे सी वाली रिएक्शन है, उसको जब हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो आप, है ना। वहां पे है आपका KMnO4 मतलब MnO4-। और उसके बाद बना है K2MnO4, दैट मीन्स MnO4 2-। एंड प्लस में MnO2 भी है। इसको जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखने में आपको मिलेगा कि इसमें तो +7 है, यहाँ पे +6 है और +4। तो देखो, दोनों में ही कम हुई है, 7 से 6 और 7 से 4। तो ये दोनों में ही अपचयन हुआ है, ऑक्सीकरण तो हुआ नहीं। तो ये तो डिस्प्रोपोर्शनल नहीं होगी। एंड सेम इसी तरीके से आप इसमें भी चेक करना, ये भी आपकी असमानुपातन नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए और बी कैसी है आपकी? ये असमानुपातन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, राइट। सिंपल था। तो इस तरीके से आपको ये चेक कर लेनी है, राइट। कभी भी असमानुपातन का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या देखना है कि कोई एक एलिमेंट उस रिएक्शन में ऐसा होगा कि उसी का ऑक्सीकरण हुआ होगा, उसी का अपचयन हुआ होगा, तब वो रिएक्शन आपकी असमानुपातन कहलाएगी, राइट। ऐसा नहीं है तो फिर वो रिएक्शन आपकी असमानुपातन नहीं होगी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, राइट। ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो आप जाके रेडॉक्स रिएक्शन वाला, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट किया है यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, अपने प्ले लिस्ट में जाके आप एक बार चेक करना और वहां से आप सीख सकते हो कि ऑक्सीकरण संख्याएं कैसे निकालते हैं, राइट। ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है, चैनल पे भी वीडियो है, तो जाके आप चेक कर सकते हो। उसके सारे केसेस भी हमने बताए हैं, है ना, कि कैसे सही ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, किसी केस में यदि नहीं आती है तो कैसे हम उसको स्ट्रक्चर बना के पता करते हैं। वो सारे केस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। रेडॉक्स रिएक्शन वाला आपको वो चैप्टर चेक करना है, हम ऑलरेडी इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, है ना। तो एक बार जाके आप उसको भी सीख लेना जिसको नहीं आती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, सिंपल से है। ये रहा आपके सामने कि जब KMnO4 विलयन को ऑक्जेलिक अम्ल विलयन में मिलाया जाता है
तो प्रारंभ में इसका वक्रजीकरण धीमा होता है, परंतु कुछ समय बाद यह आप बोल सकते हो तात्क्षणिक हो जाता है। रीजन पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। देखो KMnO4 है, ठीक, और ऑक्जेलिक अम्ल है, मतलब मीडियम कैसा है, एसिडिक है। और अभी अभी हमने आपको बताया था वैन 153 कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो अभी यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या है 7। 5 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो क्या बनाएगा फिर Mn+2। मतलब इस रिएक्शन में MnO4 से Mn+2 में बनता है, राइट। तो इन्होंने पूछा है कि उत्पाद के रूप में CO2 बनती है ना। इससे तो नहीं है। देखो रीजन पूछा है कि वो रिएक्शन तीव्र क्यों हो जाती है, तो CO2 की वजह से तो नहीं होती है। ऊष्माक्षेपी है क्या, इससे भी नहीं है। MnO4 माइनस अभिक्रिया को उत्प्रेरक करता है। देखो यदि MnO4 माइनस रिएक्शन को उत्प्रेरित करता तो शुरू में ही वो तीव्र हो जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। शुरू में वो धीमी है, तो कुछ बना उसके रिएक्शन के बीच में जिससे रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। तो वो क्या है, Mn+2। तो आंसर आप मार्क करते हैं इसका फोर्थ। क्या बनता है, Mn+2 बनता है जो उत्प्रेरक का कार्य करेगा, और उस वजह से रिएक्शन अपनी कैसे हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, राइट। अगला सिंपल सा क्वेश्चन है एक्टिनाइड से, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 एलिमेंट हैं, ठीक है। उन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो याद होना चाहिए आपको, इसका आंसर हो जाता है आपका क्या, थूलियम, टीएम। ये लेंथेनाइड का है, ये एक्टिनाइड का नहीं है ना। जो आपका बाकी सब है, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, ये सब के सब आपके होते हैं एक्टिनाइड में। ओनली कौन सा नहीं है यहाँ पे, थूलियम, टीएम। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, तो एक नजर आप डाल के जाना एग्जाम के टाइम F ब्लॉक के तत्वों के ऊपर, ताकि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपसे वो बन जाए, है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। देखो ये रिएक्शन बैलेंसिंग से क्वेश्चन है। यदि आपको बैलेंसिंग आती है तो आप आसानी से कर लोगे। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने ऑलरेडी बताया है, वो भी, उसकी भी लिंक दे देंगे, आप जाके सीख सकते हो, है ना। देखो 12th में वो आपका चैप्टर नहीं है, लेकिन आप जब आफ्टर 12th, है ना, 12वीं के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दोगे तो उसमें वो क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के अभी, और उन ऑक्सीकरण संख्याओं से क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको सीख लेना है ना। देखो यहाँ पे बात की गई है कि अम्लीय माध्यम में, फिर से अम्लीय माध्यम आया, मतलब आप समझ जाना कि KMnO4 जो है वो किस में बदल जाएगा, आपका +2 में, है ना। ये आपको समझ जाना है, क्योंकि माध्यम कैसा है वहां पे, अम्लीय एसिडिक माध्यम की बात की गई है। तो ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में कार्य करता है, डेट मीन्स ऑक्सीकरण का ये काम करता है। अम्लीय माध्यम में 1 मोल सल्फाइड आयनों के साथ अभिक्रिया करने हेतु आवश्यक KMnO4 मोलों की संख्या है। कितने मोल के साथ, 1 मोल के साथ। तो रिएक्शन बैलेंस होगी तो हम पता कर लेंगे। अब सल्फाइड क्या होता है, H2-। ये क्या काम करता है, ऑक्सीकारक का, मतलब ये क्या कर देगा, इसका ऑक्सीकरण कर देगा। तो -2 से सल्फर में बदल जाएगा। बस समझ ना। KMnO4 ऑक्सीकारक का काम करता है, डेट मीन्स इसके साथ जो भी रिएक्शन करेगा उसका ये क्या कर देगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो -2 से किस में आ गया, ये 0 में। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, राइट। तो हमें इतना पता है, देखो KMnO4 अपने पास है, एंड हमें रिएक्शन करानी है सल्फाइड के साथ। और हमें पता है कि अम्लीय माध्यम में KMnO4 तो बदल जाएगा +2 में, और सल्फाइड बदल जाएगा 0 में। एक कॉन्सेप्ट से समझा गए हम आपको, है ना। रिएक्शन यदि हमें आपको याद करवानी होती ना, तो हम आपको वो रिएक्शन से हम लिख देते और आपसे बोलते कि देखो ऐसा ऐसा आप याद रख लो। लेकिन जब हमें रिएक्शन नहीं आती है, उस केस में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, हम वो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, राइट। जब आपको रिएक्शन नहीं पता है, फिर भी हम इसका आंसर कर सकते हैं, कैसे वो आपको हम समझाते हैं, राइट। तो एक चीज आपको याद है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो +7 से +2 में बदलेगा। यहाँ पे +7 से +2 में बदला। एन फैक्टर कितना आएगा, आपको सिखाया था हमने, है ना। ऑक्सीकरण संख्या को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 2 वहां पे -7, और इंटू में करते हैं कि कितने Mn यहाँ पे है, 1 है। तो इसका एन फैक्टर आएगा 5। और सल्फाइड का कितना आएगा ऐसे ही, -2, और यहाँ पे 0, और इंटू में 1, तो इसका आ जाएगा 2। एन फैक्टर निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है बैलेंसिंग में। क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ कर देना है, इसका इस तरफ। तो रिएक्शन में क्या आ जाता है, KMnO4 बन जाते 2, और सल्फाइड होते 5। इस तरीके से रिएक्शन आपकी फिर आगे चल के हम बैलेंस करते। बट हमें कंप्लीट बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये देखना था कि कितने मोल KMnO4 के लगते हैं और कितने मोल सल्फाइड के।
वो पता चल गया कि MnO4 के कितने लगे 2 और सल्फाइड के 5। क्या किया हमने, एन फैक्टर निकाला, एन फैक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेथड है रिएक्शन को बैलेंस करने की, रेडॉक्स रिएक्शन वाले में, है ना, आप जाके एक बार देखना वहां पे। तो हमें ये पता चल गया कि 2 मोल के MnO4 जो है वो कितने मोल ऑफ सल्फाइड आयन से रिएक्शन करता है, 5 सल्फाइड आयन से, है ना। इसका मतलब क्या है कि यदि अपने पास 5 मोल सल्फाइड आयन होते तो उसके लिए हमें कितने मोल के MnO4 चाहिए थे, 2 मोल के MnO4 चाहिए था रिएक्शन कराने के लिए। क्वेश्चन में बात की है कि 1 मोल सल्फाइड के लिए कितना लगेगा, तो 1 × 2 डिवाइड में 5, तो 2/5 आपका आंसर आ जाता, ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। सिंपल था, क्लियर। तो 1 मोल सल्फाइड को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए हमें कितना 2/5 के MnO4 लगेगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट आपको ये तब तक टफ लगेगा जब तक आपको ये एन फैक्टर, ऑक्सीकरण संख्या, रिएक्शन को बैलेंस करना, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते ना, तो आपको ये टफ लगेगा। उसके लिए क्या करना है, रेडॉक्स रिएक्शन की वीडियो ऑलरेडी डली है चैनल पर, आपको जाके एक बार उसको देख लेना है और अपने नोट्स में बना लेना है, राइट। एक बार आप जाके देखोगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, कैसे एन फैक्टर निकालते हैं, है ना। वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं डिटेल में, तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, राइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ये सिंपल एसिडिक बेसिस से है, ऐसा आएगा और आपके एग्जाम में डेफिनेटली। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड आपसे पूछा गया है, उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम एम्बी प्रोटेक, है ना, एम्फी प्रोटेक बोल सकते हो आप, है ना। तो उभयधर्मी को हम ऑक्साइड है, इसको कैसे, इसका मतलब होता है कि ऐसे ऑक्साइड जो बेसिक भी हो और जो एसिडिक भी हो, मतलब एसिड का भी काम करे और बेसिक बेस का भी काम करे, वो उभयधर्मी होता है। आपको हमने एक पहले बताया था जब हमने नॉर्मल केमिस्ट्री, जो बेसिक केमिस्ट्री आपको बताई थी, कि जनरली क्या होता है कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, ठीक। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के कैसे होते हैं, एसिडिक। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। और जब हम पेरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ एस ब्लॉक होता है, यहाँ पी होता है और बीच में होता है डी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में क्या होते हैं, सारे एलिमेंट मेटल होते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे सब होते हैं, मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटेलॉइड भी होते हैं। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम जाते हैं जनरली, हम कहें तो जो ऑक्साइड होंगे उनकी बेसिसिटी कम होती जाएगी क्योंकि नॉन मेटल्स मिलेंगे हमें पी ब्लॉक में। और नो जो आपके मेटल्स हैं वो एस ब्लॉक में है, तो एस ब्लॉक के जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होते हैं, पी ब्लॉक में आपको एसिडिक मिलेंगे जनरली, और मेटल जो रहेंगे उनके तो बेसिक ही रहेंगे। अब कुछ यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं जो कैसे बनाते हैं, जो उनकी क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट आपके परिवर्तित संयोजकता दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसमें क्या होता है, जब मेटल जो है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, बीच वाली, तो वो कैसे होते हैं आपके, एसिडिक हो जाते हैं। आप बोलोगे आप इंटरमीडिएट वाले हो जाएंगे उभयधर्मी, और जो हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना उसमें होते हैं वो एसिडिक, और जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट की होती है वो होते हैं बेसिक, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे Mn2O7, तो ये आपका ओवरधर्मी नहीं होगा, ये एसिडिक की टाइप तरफ चला जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें Mn मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या में है। CrO3+6 है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या है। Cr2O3 में क्रोमियम किस में आएगा, देखो क्रोमियम आपका आएगा +3 में, और +3 इसके बीच वाली ऑक्सीकरण संख्या है। तो ये बिल्कुल आपका कैसा हो जाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब Cr2O3 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर V2O5 तो मैक्सिमम में +5, फिर भी कैसे हो गया, तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, राइट, समझ आया। जब कोई धातु कम ऑक्सीकरण संख्या का ऑक्साइड बनाती है तो वो बेसिक होता है, हाईएस्ट ऑक्सीकरण संख्या में होगा तो एसिडिक होता है, और जो बीच वाली ऑक्सीकरण संख्याएं होती है ना उसमें वो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं जनरली, उभयधर्मी, मतलब वो एसिडिक का भी काम कर सकते हैं और वो बेसिक का भी काम कर सकते हैं। ये सिंपल सी थोड़ी सी आपको हमने एक ट्रिक बताई ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कर पाओ, अदरवाइज आपको याद तो रखना है ही इनको, राइट। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपका क्वेश्चन है कि गैडोलियम 4f श्रेणी का तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 64 है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा गैडोलियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखो 64 उन्होंने परमाणु क्रमांक दे दिया, तो आपका काम सिंपल होगा क्योंकि जीनोन का कितना होता है आपको पता है, जीनोन का होता है 54,
तो 54 के बाद आपको काउंट कर लें, देखो 4f में 7, तो 54 और 7 जब आप ऐड करोगे तो 61 हो गया, एंड देन 1 तो 62 और 2 तो 64। तो बिल्कुल सही हो गया, है ना, पहली ऑप्शन आपको मिल गया। तो पहला बिल्कुल सही है, गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। अब आप 4f6 नहीं करना, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगाना। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने दिया है ना, आप जब भी ऐड करोगे वो टोटल 64 ही होगा। फिर आप अपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना कि 4f7, और एफ के आपको पता है कि 7 ही बनते हैं कक्षक। तो एफ के जब आप 7 बनाओगे, और जब इनमें हम 7 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, हाफ फिल्ड। और फिर हमें पता है कि जो हाफ फिल्ड होते हैं और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए हम 4f7 को मार्क कर देंगे, राइट, इसमें ऑप्शन में 1। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है, अदरवाइज आपको आना भी चाहिए ये तो, है ना, कि कैसे लिखते हैं क्या होता है। आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी आपको, है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। राइट, यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि जब धातुओं के क्रिस्टल जालकों के बीच छोटे परमाणु फंस जाते हैं तो अंतरकाशीय यौगिक बनते हैं। बिल्कुल सही है, अंतरकाशीय यौगिक, क्योंकि जो क्रिस्टल जालक में छोटी छोटी जगह जो बची होती है वहां पे कुछ छोटे परमाणु आके रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, और क्या बनते हैं, अंतरकाशीय यौगिक। तो इनमें से कौन सा अंतरकाशीय यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज नहीं है। तो उनके गलनांक शुद्ध धातुओं की तुलना में उच्च होते हैं, ये तो सही है, क्योंकि गलनांक किस पर डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, या फिर आप पैकिंग बोल सकते हो। तो जो जगह खाली थी उस जगह पे छोटे छोटे अणु आके बैठ गए, तो उससे पैकिंग और अच्छी हो गई, तो गलनांक ज्यादा हो जाएंगे, ये तो सही है। कठोर होते हैं, तो ये भी सही है। धात्विक चालकता बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही, धात्विक चालकता बनी रहती है। वे रासायनिक रूप से बहुत क्रियाशील होते हैं, ये आपका रॉन्ग हो गया, क्रियाशीलता उसमें कंपेयर टू जो धातु होगी उसके कंपेयर में नहीं, ज्यादा क्रियाशील वो नहीं होते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर था 4, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट, नहीं पूछा था। चुंबकीय आघूर्ण से क्वेश्चन फिर से आ गया। चुंबकीय आघूर्ण अपने स्पिन क्वांटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात की है, पचक्कड़ कोणीय संवेग, इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से संबंध होता है। क्रोमियम +3 आयन का स्पिन ओनली आपसे पूछा गया है। अब क्रोमियम देखो आपको पता होना चाहिए 24 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है 3d5 4s1। ऑक्सीकरण संख्या दे रखी है +3, +3 में आपको लिख लेना है, तो क्या आएगा 3d में आपके बचेंगे 3 और 4s 0, 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए। अब डी में आपको फिल करके देख लेना है इलेक्ट्रॉनों को, फिल करोगे आप तो आएगा देखो 1 2 3, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा आपका 3.87, ऑप्शन नंबर 2। सिंपल है, आप निकाल सकते हो, म्यू इक्वल √n n+2, 3 रख देना, तो 3 + 2 तो 5, 5 × 3 तो 15, इसका √15 मतलब 4 के समथिंग आएगा, तो 3.8, ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात की गई है कि क्षारीय माध्यम में, देखो अब क्षारीय माध्यम की बात की है इन्होंने, KMnO4 ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है जब क्षारीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए, Ki के साथ कराई जाती है। तो आयोडाइड आयन किस में ऑक्सीकृत होता है, आपको याद रखना है, यहाँ पे आपका बनता है IO3-, सिंपल, ठीक, IO3- आपका ये बन जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब एक इसमें कॉन्सेप्ट आप ऐसे लगा सकते हो, देखो कि IO3- जो बनेगा, है ना, तो इसमें 3 ऑक्सीजन हैं, IO3 में ऑक्सीकरण संख्या आई की देखोगे तो कितना आएगा, +5 में आपका ये आ जाएगा, है ना। और KMnO4 तो आपको पता ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा वो, जो कि क्षारीय माध्यम है, वही तो वो बनेगा MnO4 2- में जाएगा वो, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये कहा, यहाँ पे बात की गई है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करता है, यही आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब आप बोलोगे सर कैसे पता, देखो आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा है कॉपर का, है ना, विद्युत रसायन में, और वो कैसा होता है, प्लस में होता है। मतलब जो कॉपर होता है वो क्या चाहता है, वो अपचयन चाहता है, वो क्या क्या चाहता है, वो खुद का अपचयन, है ना, मतलब वो किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो वो H2 को H+ में बदलेगा, ना कि हाइड्रोजन में, है ना, इसलिए पहला तो आप रॉन्ग हो गया। मान लो आपको नहीं पता तो बाकी आपको पता थे, देखो अपनी उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में मैग्नीज फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ स्थायी यौगिक बनाता है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, उन्हीं के साथ मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या वाले कंपाउंड भी बना सकता है, राइट। जलीय विलयन में देखो Mn+3 और CO+3 ऑक्सीकारक होते हैं। देखो Mn+3 की यदि हम बात करें तो Mn+3 क्या हो जाएगा आपका, Ar,
और 3D में बचेंगे आपके कितना 4, और 4s0। अब 3D में कितने हैं 4, और जो Mn है वो कितने चाहेगा 5, क्योंकि D हाफ फिल्ड हो जाए तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, इसका खुद का अपचयन होगा। तो किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक का। तो बिल्कुल सही लिखा है। बात समझ ना, देखो Mn क्या है +3, हमने कहा कि ये किस में बनना चाहेगा, Mn बनना चाहेगा +2 में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3D 4 बनता है, यहाँ पे 3D कितना हो जाता है 5, है ना। और होता क्या है इससे, 3D 5 बनने के लिए वो क्या कहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन का जोड़ना क्या कहलाता है, आपका अपचयन कहलाता है। तो इसका क्या होगा, अपचयन। और जिसका अपचयन होता है वो किसका काम करता है, ऑक्सीकारक का काम करता है। तो ये किसका काम करेगा भाई, ऑक्सीकारक का आपका काम करेगा ये। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। और 3D 5 ही क्यों बनना चाहेगा, क्योंकि वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, आधा भर जाएगा डी ऑर्बिटल, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से आप इनका भी देख सकते हो, क्रोमियम +2 अपचायक का कार्य करता है, राइट। तो इस तरीके से ये भी स्टेटमेंट आपके सही है। तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 कि कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करता है, ये गलत था आपका, राइट। अगला देखो, जब SN+2 लवणों में अम्लीकृत K2Cr2 7 विलयन मिलाया जाता है तो SN+2 खाली स्थान में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल सा है, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि K2Cr2 7 किसका काम करता है, ऑक्सीकारक का काम करता है। यदि ये ऑक्सीकारक का काम करता है तो क्या करेगा, SN का ऑक्सीकरण कर देगा। तो +2 से किस में बदल देगा, +4 में। अब आप बोलोगे सर कैसे पता कि +4 में ही, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए किसका, ऑक्सीकरण संख्याओं का। एसएन किस फैमिली का एलिमेंट है, कार्बन का। देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर आता है टेन और फिर लेड। तो एसएन आता है कार्बन फैमिली में, और कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 4। तो इसलिए एसएन बनाएगा +4। सिंपल, समझ आया ना। तो ये आपको पेरियोडिक टेबल आनी चाहिए, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन सी ऑक्सीकरण संख्या स्टेबल है, कौन सी नहीं है। ये सब आपके दिमाग में घूमेगा जब आपको ये चीजें पता होगी, राइट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, सिंपल ही है। बात कही है उन्होंने कि मैग्नीज की फ्लोराइडों में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है, किंतु अपरंतु ऑक्साइडों में अधिकतम कितनी होती है, +7। रीजन पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। जब Mn फ्लोरीन के साथ बनाएगा तो Mn+7 MnF7 नहीं बना सकता है, जबकि वो +7 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बन जाता है Mn2O7 +7 में। ऐसा क्यों। तो पहले लिखा है फ्लोरीन ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करेगी, है ना, +7 में जाने का। फ्लोरीन में डी कक्षक नहीं होते हैं। अब देखो बॉन्ड तो Mn के साथ बनाना है और सिंगल से ही जोड़ता है, तो डी से कोई मतलब नहीं। डी का मतलब कब होता है, जब हम जैसे फ्लोरीन की बात करते हैं कि फ्लोरीन ज्यादा बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है ना, जैसे 1 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जोड़ता है, 2 3 क्यों नहीं बनाता है, तो वहां पे एक रोल आ जाता है आपका, है ना, कि वेरिएबल ऑक्सीकरण संख्या जो हम बात करते हैं, तो वहां पे फिर ये आ जाता है कि डी कक्षक नहीं होता है। इससे Mn पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, कि Mn क्यों नहीं वो दिखाता है। अगर देखेंगे हम आगे इसके जो स्टेटमेंट दिए हैं वो ये है आपके सामने। फ्लोरीन निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व देती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देती तो ऐसा कुछ नहीं कि वो निम्न में ही बनाएगा, है ना, हाई, क्योंकि वो MnF4 तक जाता है ना। तो ऐसा नहीं है। सहसर्जी यौगिकों में फ्लोरीन केवल एक बंध बना सकते हैं, जबकि ऑक्सीजन 2 बंध। ये बिल्कुल आपका सही था, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो पाई बॉन्ड बना सकता है, जबकि फ्लोरीन वो नहीं बना सकता है। इसीलिए जो MnO4- है, Mn2O7 बन जाता है। इसीलिए क्या होता है, Mn+7 बना सकती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, लेकिन फ्लोरीन के साथ वो 7 नहीं बन सकता है, क्योंकि फ्लोरीन केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, जबकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकती है। ये बस इसका रीजन था, ध्यान रखना है, राइट। अब बात की है इन्होंने कि यद्यपि जर्कोनियम 4D संक्रमण श्रेणी से है, हाइपमियम 5D संक्रमण श्रेणी से संबंध रखता है, एंड फिर भी ये समान भौतिक रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। एक 4D का है, एक 5D का है, फिर भी इनका जो रासायनिक और भौतिक गुण समान होते हैं। रीजन आपको पता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि आपको पता है किस वजह से, कि दोनों की परमाणु त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, समान। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या था, लेंथेनाइट संकुचन, कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु त्रिज्या में कमी, है ना। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, त्रिज्याएं लगभग समान हो जाती हैं। इस वजह से उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है। तो इसका आंसर था, दोनों की परमाणु त्रिज्याएं समान होती हैं, राइट। केमनोफोर की ऑक्सीकरण अवस्था अभिक्रियाओं में माध्यम में अम्लीय बनाने के लिए HCl का प्रयोग नहीं करते हैं, क्यों। देखो एक क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे सही विकल्प बन के आया है ना, वो आपका थ्योरी में भी आ सकता है।
कि आप इसके कारण बताइए कि KMnO4 की अभिक्रिया में हम HCl नहीं मिलाते, यदि अम्लीय बनाना है तो H2SO4 डाल सकते हैं, HCl नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि KMnO4 क्या होता है, खुद एक ऑक्सीकारक का काम करता है ना। यदि हम इसमें से HCl डालेंगे तो वो क्या करेगा, HCl को ऑक्सीकरण कर देगा Cl2 में। तो जिसके साथ रिएक्शन करानी है उससे ना होके वो किसके साथ हो जाएगी, Cl के साथ। इसलिए हम HCl का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या था, HCl KMnO4 दोनों ऑक्सीकारक होते हैं, नहीं, है ना। KMnO4 HCl को क्लोरीन में ऑक्सीडेट कर देता है, जो कि एक ऑक्सीकारक है, बिल्कुल सही था ये, है ना। तो रिएक्शन में क्या होगा, फिर KMnO4 ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा Cl माइनस को Cl2 बनाने के लिए। तो जो रिएक्शन हम चाहते हैं वो नहीं होगी फिर वहां पे। इसीलिए हम वहां पे जब भी हमें एसिडिक मीडियम चाहिए तो हम HCl का उपयोग नहीं करते हैं, हम H2SO4 का उपयोग करते हैं। सिंपल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो थे अपने ऑब्जेक्टिव, अब कुछ आते हैं सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। याद रखना, जितने भी रीजन वाले क्वेश्चन हमने किए आज, वो आपके स्टेटमेंट 1 के आ सकते हैं एग्जाम में, कि कारण बताइए। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, और जब आप इसको करोगे वो सारे पॉइंट जो हमने बीच में आपको कॉन्सेप्ट बताए वो आपको नोट कर लेने हैं। अब यहाँ पे मैच ऑफ द कॉलम टाइप पे चलते हैं। सिंपल है, पहले कॉलम में उन्होंने यौगिक का नाम दिया है या एलिमेंट दिए हैं, और सेकंड में आपसे उसके उपयोग के साथ आपको मैच करनी है ये। देखते हैं लेंथेनाइड ऑक्साइड। अब देखो, ये आपसे तब तक नहीं बनेगी जब तक आपको इनके उपयोग पता नहीं होंगे। तो आप नोट कर लेना ये। लेंथेनाइड ऑक्साइड का उपयोग करते हैं टेलीविजन स्क्रीन में। लेंथेनाइड क्या होता है, आयरन मिश्र धातु का उत्पादन में उपयोग होता है। मिश्र धातु होती है लेंथेनाइड धातु, और साथ में उसके आयरन, वो होती है आपकी मिश्र धातु। मैग्नीशियम आधारित मिश्र धातु का जिसका अवयव है वो है बंदूक की गोलियां। और जहां लेंथेनाइडों के मिश्रित ऑक्साइडों का उपयोग करते हैं, उसका आंसर है पेट्रोलियम भंजन में। तो इस तरीके से आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, अदरवाइज आपसे नहीं बनेंगे। तो ध्यान रखना है ये, है ना, नोट कर लेना है। उपयोग आपको इनके ध्यान रखने हैं। आप ही सकते हैं कि लेंथेनाइड का उपयोग या लेंथेनाइड ऑक्साइड का उपयोग बताइए, तो आप आंसर कर सकते हो। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं इनके बारे में, इन क्वेश्चंस के बारे में। इसमें ये सिंपल है, ये आप कॉन्सेप्चुअल है तो आप आंसर कर सकते हो। वह तत्व जो कि +8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, आपको पता होना चाहिए। +8 कौन बनाता है? तो देखो, एक तो आपको पता है कि जो 3D सीरीज होती है, 3D की जो तत्व आपके पास है वो मैक्सिमम कितनी दिखाते हैं, ऑक्सीकरण संख्या +7। तो 3D वाला तो +8 नहीं दिखाएगा, ये आपको पता है। और जब आप सेकंड कॉलम में देखोगे तो 3D वाला कौन नहीं है, Mn3D का है, क्रोमियम है, Fv है। तो कौन सा नहीं है, ऑस्मियम। तो ऑस्मियम 8 बनाएगा, बाकी नहीं बना सकते। 3D ब्लॉक का वह तत्व जो +7 ऑक्सीकरण दिखाता है, आपको पता होगा Mn। और बचा आपका कौन सा फिर, अच्छा अभी दो बचे आपके सामने। तो उच्चतम गलनांक वाला 3D ब्लॉक तत्व, तो इसका आंसर आप मार्क करोगे क्रोमियम। रीजन क्या है, क्यों भाई क्रोमियम, आयरन को क्यों नहीं? देखो सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट लगाया करो हमेशा। क्रोमियम में जब आप जाओगे ना, तो क्रोमियम आपका होता है Ar, 3D में 5 और 4s1। तो इसके पास D5 है, मतलब 5 इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस ही इसके जो जो ऑक्सीकरण संख्या दिखा सकता है वो +6 दिखा सकता है। +6 का मतलब कि ये 6 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड। जबकि आयरन आप देखोगे तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, या तो +2 होती है या फिर +3 होती है। और जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा उसका गलनांक होगा, है ना। तो इसलिए आप इसका मार्क करोगे क्रोमियम, क्योंकि वो 6 बॉन्ड बना सकता है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या मैक्सिमम कितनी है, 6। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जितनी ज्यादा वैलेंसी उतना ज्यादा उसका गलनांक हो जाएगा जनरली, राइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो ये रहा आपके सामने, यहाँ पे भी आपको सिंपल मैच ऑफ द कॉलम है। MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या आनी चाहिए आपको +4, निकाल सकते हो आप। नहीं आती तो अगेन आप जाके रेडॉक्स रिएक्शन वाली वीडियो देखो, है ना। Mn की सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो 7 नहीं मिला देना। और स्टेबल कौन सी होती है, देखो Mn में +2 होती है। क्यों? क्योंकि देखो +2 में 3D क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो 3D 5 बचेगा, तो हाफ फिल हो गया तो स्टेबल होगा। तो स्टेबल कौन सी होती है इसकी, +2, ना कि +7। ऑक्साइडों में यदि पूछें तो फिर आप 7 मार्क कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ Mn आपका बनाता है Mn2O7, जो कि +7 होती है, स्टेबल, है ना। तो 7 मार्क करना। लेंथेनाइड को लेंथेनाइडों की
अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था, तो आपको पता ही लेंथेनाइड कौन से दिखाते हैं, +3। समझ आया ना, सिंपल था। तो ये ध्यान रखना है, एमएन में यदि जनरली पूछे कि एमएन की सबसे स्थायी तो +2, और ऑक्साइडों में एमएन की पूछी जाए तो फिर आपको मार्क करना है +7। राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बन, आई होप कि बन गया होगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि आप मार्क करने में आपको थोड़ा सा रिमेम्बर करने पड़ेंगी चीजें। देखते हैं। बात की है इनके, एक साइड दिए हैं आपको सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन और दूसरी तरफ आपसे पूछा है उनका कलर। तो FeSO4 7H2O, आपको पता होगा जो आयरन होता है जनरली, जैसे आपने FeCl3 का सॉल्यूशन देखा होगा, फेरिक क्लोराइड, थोड़ा सा येलो होता है ना, पीले से कलर का होता है। तो इसके लिए हम मार्क कर देंगे किसके साथ, पीला हरा। राइट। NiCl2 निकल कैसा होता है, हरे कलर का होता है, आपको पता है, तो निकल का आप हरा मार्क कर देना। MnCl2, देखो आपको पता होगा जो पोटेशियम पर मैग्नेट पिंक कलर का होता है, तो इसको हम हल्का गुलाबी मार्क कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है ऑक्सीजन की जगह। COCl2 6H2O, ये आपका होता है गुलाबी कलर का, ये आपको ध्यान ही रखना होगा। अब बचा CO2Cl2, तो CO2Cl2 में कॉपर +1 है, और +1 में कॉपर क्या होता है, कलरलेस, क्योंकि इसके पास डी कम्प्लीटली फिल्ड होगा, तो इसका तो आप रंगहीन मार्क कर सकते हो। समझ आया ना। तो यदि आपको थोड़ा सा आइडिया है, बेसिक आइडिया, तो आप मार्क कर सकते हो इन चीज़ों को, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, अपना आज का लास्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये रहा है ना। बात करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे बात की गई है कि लेंथेनाइट जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। आपको हमने बताया था जब पढ़ाया था कि याद रखना, सीरियम ऐसा है जो +4 बनाता है लेंथेनाइट में। लेंथेनाइट जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, तो वो आपका होता है यूरोपियम। +2 में ये 4F7 हो जाएगा, इसलिए +2 बनाएगा। रेडियो एक्टिव आपको पता ही है, प्रोमेथियम होता है, PM, है ना। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि लेंथेनाइट जिसका +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 4F7। तो ये आपको पता होना चाहिए, गैडोलियम होता है। गैडोलियम +3 में 4F7 होता है, ठीक। और लेंथेनाइट जिसका +3 ऑक्सीकरण अवस्था में 4F14 होता है, तो वो लास्ट होता है, ल्यूटेशियम। तो ये चीजें आपको तब बनेगी जब आपको एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते होंगे, है ना, नहीं तो आपसे नहीं बनेगी। तो सीरियम +4 दिखाता है, याद रखना। +2 में आपका यूरोपियम होता है जो 4F7 हो जाएगा, तो वो 4+2 प्रदर्शित करेगा। रेडियो एक्टिव आपका PM होता है, प्रोमीथियम होता है ना। और जो +3 में होता है 4F7, कौन, वो गैडोलियम होता है। और +3 में 4F14 लेंथेनाइड में कौन होता है, ल्यूटेशियम। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करके आपको जानी है एग्जाम में। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं वहां से, राइट। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, और क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा सा मजा आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आ जाएंगे तो अब आप में कॉन्फिडेंस आप में आ गया होगा कि हाँ अब हम इनका आंसर कर लेंगे, राइट। तो प्रैक्टिस कर लेनी है, कोई डाउट रहता है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आई होप सो कि सारी चीजें क्लियर हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। सेशन को लाइक करना है, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और साथ में सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपने अभी तक नहीं किया है। हम आपको इस तरीके से सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली हम लेके आए हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी इतनी दिक्कत इनमें नहीं होगी क्योंकि हम बीच में इंग्लिश के टर्म यूज कर लेते हैं, है ना। और इंग्लिश वालों के लिए भी हम जल्दी से लेके आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन, है ना। बस आपको एक चीज करनी है कि लाइक शेयर और अपने दोस्तों को से सब्सक्राइब भी करा लेना है ना, शेयर भी कर देना है उनको, बता देना है उन लोगों को कि यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। और ये आपके आएंगे, देखो एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव, चाहे वो आपका सही विकल्प हो, सही जोड़ी हो, खालिस्तान हो, सही गलत हो, कुछ भी हो, आएगा इसी में से। कहीं वो स्टेटमेंट बन के आ जाएगा, तो कहीं वो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, कहीं वो आपका मैच ऑफ द कॉलम में आएगा। जितने भी टॉपिक हैं, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटता है, हम हर टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं, है ना। तो ये स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने थे, आई होप कि आपको समझ आए होंगे, है ना। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।